राघवेंद्र भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। राघवेंद्र, लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है उन्हें बजट? आगे बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश को इस बजट में क्या कुछ मिला। हमारे साथ लखनऊ के युवा हैं जो बताएंगे कि आखिर इस केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश और इन लोगों को क्या कुछ मिला। क्या कहेंगे, ये जब बजट आपने सुना? हाँ सर, बिल्कुल सुना। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। आप लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए सब कुछ है? हाँ है, अगर हाँ बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। जी जी। क्या कुछ है, कुछ बताएंगे? जी, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात हुई, जैसे कि स्पेशली मेडिकल फील्ड के बारे में। और जैसे मतलब अगर हम डेली नॉर्मल पर्सन की बात करें तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा ये अच्छी मतलब नहीं रहा, ठीक है। बट हाँ, ये एजुकेशन के फील्ड में और क्या कहते हैं आपके हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में, इन सारी फील्ड में काफ़ी अच्छा रहा ये सब। अच्छा रहा। क्या कहेंगी आप, क्या कहेंगी? जैसे कि माननीय सीतारमण जी ने जानकारी दी तो बहुत अच्छा लगा कि एजुकेशन लाइन के लिए और जो था उसमें आयुर्वेदिक चीज़ों में था तो उसके लिए भी बढ़ावा दिया है। बहुत सही महिला रहा। होकर भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 9वीं बार देश के लिए महिला वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बजट पेश किया है। और छात्रावास के लिए जो उन्होंने बात करी है, महिला छात्रावास के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा रहा कि सारे प्रदेश में एक एक महिला छात्रावास होगा, तो इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और बाकी मेडिकल जो आयुष के लिए उन्होंने बात करी कि आयुष जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं या आयुर्वेदिक के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी होगी आगे चल के, उनको काफ़ी इसके लिए मतलब हम लोग को ही फ़ायदा होगा इससे, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। जी जी जी। अब देखिए, आप क्या कहेंगी, कुछ बोलिए, कैसा लगा बजट? बजट तो बहुत अच्छा था सर। जैसे कि इस मैम ने बताया आपको कि आयुष के क्षेत्र को काफ़ी वृद्धि मिली है, छात्रावास का भी स्थापना की बात किया गया है जी। इसके साथ साथ कि जैसे कि जहाज़ों का अब हम चलिए आपको, क्योंकि कपड़ा उद्योग और इसको लेकर काफी घोषणाएं की गई हैं, तो चलिए हम आपको सहयोगी सुमित झा के पास लिए चलते हैं। कपड़ा व्यापारियों के बीच मौजूद हैं, उनके बीच में कितना उत्साह है और कितना समझ पाए हैं वो इस बजट को, सुमित झा बताएंगे। बिल्कुल, मैं दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक में मौजूद हूं और कपड़ा के अलावा सभी सेक्टर्स में जहां यहाँ अगर आप आते हैं शॉपिंग करने के लिए सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ व्यापारियों के साथ हम बात कर रहे थे, अभी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है सर। एक सर है हमारे साथ, क्या कहेंगे बजट को लेकर सर, और ख़ासतौर पर कपड़ा व्यापारियों के लिए टेक्सटाइल को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं, टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, मैन मेड फाइबर आएंगी। सर ऐलान तो बहुत हुए हैं, लेकिन जब अमली जामा पहनाया जाएगा तब पता लगेगा। भाषण देना और भाषण को प्रूव करना थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मैं कपड़े उद्योग से ही रिलेटेड हूँ। महंगाई ज़्यादा हो गई है, कपड़े ज़्यादा हो गई है, और मैं तो कहूँगा मैडम को थोड़ा हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। आपने टैक्स ले तो थोड़ा कम करा है, लेकिन किसी में बढ़ा भी दिया है। वो हमारे से जैसे धागे पे बढ़ गया, कपड़े पे कम हो गया, तो वो थोड़ा सा ना मतलब घूम फिर के बाद फिर वहीं आ जाती है। तो मैडम को कहूँगा प्लीज़ छोटे उद्योगों के लिए कुछ और रियायतें दो ताकि वो भी बड़ा बन सके। और एमएसएमई को ग्लोबल चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलग से ग्रोथ फंड की बात कही गई है। 140 करोड़ की आबादी है, क्या 10,000 करोड़ सफिशिएंट है उसके लिए? मैं ये आपसे भी पूछता हूँ। तो थोड़ा सा अगर इंकरेज करना पड़ेगा तो थोड़ा सा और, हमारे को लिमिट में मत बांधो, हमारे को खोल दो, खुला आसमान दो, ताकि हम और हम करें काम। हम खुद अपने हाथ से सारा काम करने वाले आदमी हैं, तो कस्टमर को खुद डील करने वाले हैं, खुद परचेजिंग करने वाले हैं। ताकि आप हमको जितना ज़्यादा आप हमारे लिए एफर्ट करोगे, हम डबल ट्रिपल एफर्ट गवर्नमेंट के लिए भी हम करेंगे, जो करते हैं हम, और हमको बड़ी खुशी है कि हम। तो देखिए रिएक्शन सर तरफ से आ रहे हैं, और अखिलेश यादव जो पहले बहुत निराशा में थे, अब देखते हैं बजट आने के बाद उनका क्या रिएक्शन आता है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। कहाँ दिए हैं, अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई, वाराणसी और पटना। आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या गंगा की सफाई हो गई, क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश यादव, अखिलेश जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था। टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर, टैरिफ के बाद पहला बजट था। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है, और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है।
तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल क्या बजट को किस तरीके से देखते हैं? ये बजट आम लोगों की समझ के बाहर है। महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा, नौकरी नहीं देगा। रुक जाना बेटा, नौकरी नहीं देगा। और जहां तक सवाल किसान का है, आलू की पैदावार को क्या लाभ पहुंचा है, धान के किसान को क्या लाभ पहुंचा है, सरसों की पैदा करने वाले किसान को क्या लाभ पहुंचा है, कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम चीजें देखने को, चाहे बनारस को लेकर हो या रेल को लेकर, ये पानी का जहाज चलने वाला नहीं है। पहले भी चला था, बिहार में जाके रुक गया था। असली बात यह कि नदियों को कितना आपने साफ किया है। नदियों को साफ करने के लिए क्या किया आपने? आप नया बजट ला रहे हो, आप पुराने लोगों को भूल गए। केवल 5% लोगों के लिए आप बजट ला रहे हैं, 1/20 लोगों के लिए बजट ला रहे हैं, और अदरस लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं इस बजट से। ये कैसा बजट है? और तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव थे सर बात करने के लिए समाज। और हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, एक बार आपका भी बताइए, आप कहां पर हैं, कौन आपके साथ मौजूद है, बात करें जरा उनसे। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फिकी का जो कार्यक्रम है वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनायक नाथ है। मैं BSIS का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो एक स्टार्टअप इंडस्ट्री एसोसिएशन है। हमारे पास करीब 1.5 लाख मेंबर्स हैं भारत भर के सारे प्रदेशों। ये बजट जो आया है इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ खास रहा है या कोई कमी रह गई, कैसे देखते हैं? ये बजट मेक इन इंडिया को बहुत समोट और प्रमोट करने का बजट है। इसमें बहुत सारी ऐसी स्कीम्स और बेनिफिट्स आए हैं, खास तौर से जो कि मेक इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं। साथ साथ टूरिज्म को और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को भी सपोर्ट और प्रमोट करने की हैं। स्टार्टअप्स में महिला उद्यमियों पर बहुत ध्यान दिया गया है और उनके लिए स्कीम सरकार ने कई जगह लॉन्च की। आज 49% महिला उद्यमी ही स्टार्टअप्स चला रही हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा बजट है। हाँ, थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हैं जो अभी हमारी इच्छाएँ थी स्टार्टअप्स की, जैसे कि हमें 10 साल से बढ़ा के 15 साल के लिए मान्यता मिले, जिससे कि जो लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस है जो आज सरकार ने पुश किए, बायो फार्मा के साथ साथ में स्पेस के, उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी के, जो कि IT कंपनी से अलग हैं, उनको जो है जेस्टेशन में 8 से 12 साल लगते ही हैं। तो अगर वो मिल जाता, उसका टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए था। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुकेश बहादुर सिंह भी हैं जो UP चेयर हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बजट जो है वो अच्छा है, और इसको लोग भी इस तरह से कहते हैं कि इंडस्ट्रियल चैम्बर्स जो है हमेशा बजट को प्रेज ही करते हैं। बट बजट को, ये नवा बजट है निर्मला सीतारमण जी का, आप देखिए ना कि जिस तरीके से वो बजट पेश कर रही हैं, यानी देश जो है विकसित भारत, विकसित उसकी तरफ जा रहा है। यानी इंडस्ट्री जब देखती है तो इंडस्ट्री को जो सहूलियतें चाहिए सरकार से, चाहे वो पॉलिसी इंसेंटिव्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ये फायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन हमारे साथ कोमल, हाँ, कोमल के साथ कोई है। बिल्कुल, देखिए इस बजट को लेकर के जो है उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, और मेरे साथ जो है बात करने के लिए यहाँ पे दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर सर बजट को कैसे देख रहे हैं आप? 5,000 करोड़ खर्च करने का जो उन्होंने बजट रखा है वो दिया गया है। युवाओं को रोजगार देने का बजट है। MSME में जिस तरह से उन्होंने एक बजट प्रावधान किया है वो एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे लगता है कि अगर हम इस पूरे बजट को देखें तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैं जो राइट डायरेक्शन में लिए गए हैं, और 2047 का विकसित भारत जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस दिशा में जाने वाला ये बजट है। लेकिन सर, इनकम टैक्स में भी देखिए जो आम जनता है वो उम्मीद लगा रही थी कि थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। इनकम टैक्स में पहले ही 12 लाख तक का और 12,75,000 तक की छूट है। नया टैक्स नहीं लगाना, ये इस सरकार की उपलब्धता है। और जिस तरह से इनकम टैक्स में भी जो छूट दी गई है, जो समय की अवधि बढ़ाई गई है, मुझे लगता है उससे लोगों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। दवाइयाँ जो हैं वो भी सर सस्ती हुई। 7 गंभीर बीमारियां, कैंसर समेत, उनको सस्ता किया गया। मैंने कहा ना कि ये मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और यूथ को रोजगार देने वाला ये बजट है। जी सर, तो 10 में से कितना नंबर देंगे फिर? नहीं, हम तो 10 में से 10 ही देंगे। मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैं जो राइट दिशा में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। विकसित भारत 2047 उसको हम ध्यान में रखते हुए ये बजट उस दिशा में जा रहा है। और बात करें तो सर सारे क्षेत्रों में, जैसे कि अगर अभी महिलाओं से ही बात करें तो महिलाओं ने ये भी कहा कि देखिए जो गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल्स हैं वो भी बनाए जाएंगे। मैंने कहा ना, इंफ्रा पे जोर दिया गया है। जब इंफ्रा की बात की गई है तो उन्होंने शी-मार्ट की भी बात की है। तो इस तरह से वित्त मंत्री ने हर उस विषय को छुआ है जो विकसित भारत में, एक विकसित देश में होने चाहिए। सर, स्वदेशी अपनाने की भी बात कही गई है, और हाल के दिनों में हमने पिछले दिनों में देखा था कि किस तरह से ट्रंप की तरफ से टैरिफ बढ़ाया। कोकोनट
कैशू, आलमंड्स, ऐसी कई जो चीज़ें हैं जिस पर उन्होंने और बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इस पूरे बजट को अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन, ये इस बजट की विशेषता है। आप सर बजट देख रहे थे, महिला कार्यकर्ता जो थी वो भी आपके साथ वहाँ पे मौजूद थी। अगर बात करें, जब महिलाओं से हमने बात की, उनसे पूछा कि कैसा लगता है जब एक महिला जो है वो देश का बजट पेश करे। बहुत बड़ी बात कही है अलग अलग एक्सपर्ट्स ने। विवेक सलोनी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कर्नल शैलेंद्र। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट दुनिया में स्थितियां बनी हैं। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूक्लियर पावर के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है, मैं उसको पढ़ पा रहा हूं। उन्होंने कहा है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट टिल 2035 यानी 2035 तक छूट दी है। और कहा है कि आप न्यूक्लियर प्लांट्स की ओर पूर्णतः ध्यान दिया जाए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कर्नल शैलेंद्र। नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो आप एनर्जी सेक्टर को एनहांसमेंट दे रहे हैं। और जैसा आपने कहा डिफेंस मिनिस्टर, मेरे ख्याल वो डिफेंस मिनिस्टर का बैकग्राउंड रखते हुए जब फाइनेंस मिनिस्टर बनती हैं तो उन्हें मालूम है कि एक न्यूक्लियर पावर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एनर्जी मुझे लगता है विल बी अनदर वर्ल्ड वॉर। पानी के बाद अगर कोई और वर्ल्ड वॉर आने वाली है तो वो शायद एनर्जी की है, जिसका ट्रेलर आजकल चल रहा है, चाहे वो ग्रीनलैंड ले लीजिए, वेनेजुएला ले लीजिए, चाहे ईरान ले लीजिए। और इसीलिए इस एनर्जी सेक्टर को स्ट्रेंथन करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जी मृदुल, जरा जी बजट का ना एक कुछ बेसिक चीज़ पर हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। बताइए। देखिए, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पहले जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उसका जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि 3 कर्तव्यों पर हमारा जोर है पूरा। अब इसको पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा, प्रोडक्टिव और कम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर जो इस समय ग्लोबल स्थिति है अस्थिर, उसमें आर्थिक विकास को तेज करना है और बनाए रखना है। फर्स्ट गोल हमारा ये है। सेकेंड, हमारा दूसरा कर्तव्य है कि भारत के लोगों की सामूहिक आकांक्षाएं जो हैं उनको पूरा करना है, उनकी क्षमता में वृद्धि करना है आर्थिक विकास के दृष्टि से, ताकि वह देश की समृद्धि में भागीदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास, उसके तहत सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र। तो ये तो सरकारी भाषा हो गई ना। सुनो पूरी बात बोल, संसाधनों तक पहुंच मिले। हम इस समय सरकार के बजट पर चर्चा कर तो अभी बजट भाषण में वो सरकार की ही बात करेंगे पहला। अब ये देखना है कि 3 कर्तव्यों के अनुरूप